नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में, लेकिन फाइनेंस की क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक अलग नजरिए से। हमने मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर आधारित कुछ नोट्स और लेख देखे हैं, और उनमें से कुछ सच में कमाल की बातें निकली हैं। हाँ, ये किताब काफी दिलचस्प है क्योंकि ये पैसों को सिर्फ नंबरों से हटाकर इंसान के दिमाग से जोड़ती है। बिल्कुल। ये किताब असल में इसी आइडिया पर जोर देती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ हिसाब किताब या कहाँ पैसा लगाएं इस पर ही टिका नहीं होता। हाँ, ज्यादातर खेल तो हमारे दिमाग का है, हमारी आदतों का, हमारी भावनाओं का है। हमने जो सामग्री देखी वो इसी किताब के कुछ मुख्य सबकों का एक तरह से निचोड़ है। हम्म, तो आज कोशिश रहेगी कि इन विचारों की थोड़ी गहराई में उतरा जाए, ये समझने की कोशिश कि पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने में हमारा दिमाग कैसे काम करता है या कभी-कभी हमें धोखा दे जाता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये तो इंसान के स्वभाव को समझने की कहानी ज्यादा लगती है। और सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही है, जो इस किताब का सार भी लगती है, कि पैसों के मामले में कोई कितना होशियार है, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका बर्ताव कैसा है। हम्म, दिमाग से तेज होना उतना जरूरी नहीं जितना कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना, है ना दिलचस्प। बिल्कुल है। और ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जिसके पास ज्यादा जानकारी है, जो ज्यादा स्मार्ट फॉर्मूला जानता है, वही अमीर बनेगा। हाँ, वही तो। लेकिन ये सूत्र कहते हैं कि असली खेल व्यवहार का है। मतलब धीरज रखना, लालच से बचना, डर पर काबू पाना, ये चीजें किसी मुश्किल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से ज्यादा मायने रखती हैं। तो ये इतना जरूरी क्यों है, मतलब व्यवहार क्यों इतना आगे है गणित से? देखिए, पैसा ना बहुत ज्यादा भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। बाजार ऊपर जाता है तो एकदम जोश आ जाता है ना? हाँ, लगता है सब सही हो रहा है। और नीचे गिरता है तो डर लगने लगता है। और हम अक्सर इन्हीं भावनाओं के भाव में आकर फैसले ले लेते हैं। जबकि सच तो ये है कि बाजार किधर जाएगा, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, ये तो एक पॉइंट था ही उसमें, कि हम भविष्य का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हम क्या महसूस करते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये काफी हद तक हमारे बस में है। यहीं पर वो अनुशासन और धीरज काम आते हैं। सोचिए कितनी बार लोगों ने डर के मारे तब अपना पैसा निकाल लिया जब बाजार गिरा हुआ था। हाँ, पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं। और फिर जब बाजार वापस चढ़ा तो वो फायदे से चूक गए। ये तो क्लासिक उदाहरण है व्यवहार के हावी होने का। एकदम। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा सवाल उठता है, जिसका जिक्र नोट्स में भी है, पॉइंट 3, कि भाई कितना पैसा काफी है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। मतलब क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी जरूरतों और इच्छाओं की कोई सीमा है? अगर ये लक्ष्य तय नहीं किया तो इंसान हमेशा और ज्यादा के पीछे भागता रहता है। वो एक दौड़ बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं। और ये और ज्यादा की चाह अक्सर दूसरों को देखने से आती है ना? बिल्कुल। यहीं पर वो लालच, पॉइंट 11, और तुलना वाला मनोविज्ञान, पॉइंट 14 से जुड़ा विचार काम करता है। हम देखते हैं कि अगर पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली या दोस्त कहीं घूमने गया, और हमें लगने लगता है कि हमें भी ये चाहिए। सोशल मीडिया ने तो इसे और बढ़ा दिया है। हाँ, बिल्कुल। हम भूल जाते हैं कि हर किसी की कहानी अलग है। उसकी ज़रूरतें, उसकी कमाई सब अलग है। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में हम अपनी शांति खो देते हैं। इसलिए अपना पर्याप्त तय करना बहुत ज़रूरी है। और इसी से जुड़ी एक और कमाल की बात है, पॉइंट 5। अमीर दिखना और वाकई में अमीर होना, ये दो पूरी तरह अलग बातें हैं। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। कोई महंगी घड़ी पहनकर या बड़ी गाड़ी चलाकर अमीर दिख सकता है, पर हो सकता है उस पे कर्ज हो। असली दौलत तो वो है जो दिखती नहीं, यानी वो पैसा जो बचाया गया है, निवेश किया गया है और बढ़ रहा है। एकदम। दिखावे पर खर्च किया गया पैसा असल में भविष्य की दौलत को कम कर देता है। सच्ची दौलत बचत से बनती है। और बचत सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। बचत असल में आज़ादी खरीदने जैसा है। आजादी कैसे? जब आपके पास बचत होती है तो आपके पास विकल्प होते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सी नौकरी करनी है, कब छुट्टी लेनी है, या अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उसका सामना कैसे करना है। ये पैसे का शायद सबसे बड़ा फायदा है, अपने वक्त और जिंदगी पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होना। ये कंट्रोल वाली बात तो बहुत सही लगी। अच्छा, एक और चीज जिसका जिक्र बार बार आता है वो है कंपाउंडिंग की ताकत, पॉइंट 4। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। नोट्स में वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया गया है, बताया गया है कि उनकी दौलत का राज सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं बल्कि वक्त है। उन्होंने बहुत कम उम्र से निवेश शुरू किया और दशकों तक उसे बढ़ने दिया।
मतलब 60-70 साल। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग को अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। ये वो जादुई असर है जहां आपका मुनाफा भी मुनाफा कमाने लगता है। शुरुआत में ये बहुत धीमा लगता है। हाँ, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। बिल्कुल, जैसे कोई छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है। सालों तक शायद ज्यादा कुछ महसूस ना हो, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे वो गोला नीचे आता है, वो बड़ा और तेज होता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी रफ्तार और आकार देखकर हैरानी होती है। लेकिन लोग धीरज खो देते हैं, पॉइंट 15। हाँ, ज्यादातर लोग इसी शुरुआती धीमेपन के कारण धीरज खो देते हैं। उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा। वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, पॉइंट 20 का उल्टा। लेकिन दौलत बनाने का खेल अक्सर मैराथन जैसा होता है, 100 मीटर की दौड़ नहीं, पॉइंट 8। इसमें लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा जरूरी है। और टिके रहने के लिए चाहिए अनुशासन और धैर्य। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ धैर्य रखना ही काफी है क्या? क्योंकि नोट्स में भाग्य और जोखिम, लक इन रिस्क, पॉइंट 2 की भी बात की गई है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। मतलब हर सफलता सिर्फ मेहनत या होशियारी का नतीजा नहीं होती, और हर असफलता सिर्फ बेवकूफी का नहीं। कभी कभी सही वक्त पर सही जगह होना या गलत वक्त पर गलत जगह होना भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये समझना बहुत जरूरी है और मुश्किल भी। हम इंसानी तौर पर अपनी सफलताओं का सारा श्रेय खुद को देना चाहते हैं। हाँ, और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। बिल्कुल, या हालात को। लेकिन हकीकत ज्यादा जटिल है। भाग्य का रोल होता है। बिल गेट्स जैसे लोग खुद मानते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली थे कि वो सही समय पर सही जगह पर पैदा हुए जहां उन्हें कंप्यूटर का एक्सेस मिला। इसी तरह जोखिम भी हमेशा रहता है। कोई भी निवेश, कोई भी बिजनेस बिना जोखिम के नहीं होता। ये समझना हमें दो चीजें सिखाता है। पहला, थोड़ी विनम्रता आती है, अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा इतराना ठीक नहीं। दूसरा, दूसरों की असफलता पर उन्हें तुरंत जज करना भी सही नहीं, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ बुरे वक्त या बुरी किस्मत का शिकार हुए हों। तो अगर भाग्य और जोखिम का इतना रोल है और हम भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो फिर करना क्या चाहिए? क्या सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक और जरूरी सबक काम आता है, गलती की गुंजाइश रखना। रूम फॉर एरर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट। गलती की गुंजाइश मतलब? इसका मतलब है कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि चीजें गलत हो सकती हैं और होंगी भी। भविष्य का सटीक अंदाजा लगाना नामुमकिन है, इसलिए अपनी योजनाओं में थोड़ी ढील, थोड़ी गुंजाइश रखना जरूरी है। जैसे एक इमरजेंसी फंड रखना, ताकि नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप तुरंत कर्ज में ना डूबें। या निवेश करते समय थोड़ा रूढ़िवादी होना, यानी अपनी सारी जमा पूंजी एक ही जगह या बहुत ज्यादा जोखिम वाली चीजों में ना लगा देना। ये सुरक्षा कवच हमें अप्रत्याशित झटकों से बचाता है और हमें खेल में बनाए रखता है। अच्छा, मतलब परफेक्ट प्लान बनाने की कोशिश करने से बेहतर है ऐसा प्लान बनाना जो थोड़ा बहुत गड़बड़ होने पर भी पूरी तरह फेल न हो। ये शायद वो रीजनेबल बनाम रैशनल वाली बात है, पॉइंट 13 से जुड़ा विचार। बिल्कुल, बहुत सही पकड़ा आपने। इसे तर्कसंगत बनाम तार्किक कह सकते हैं। गणितीय रूप से शायद सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला प्लान एकदम सही यानी रैशनल लगे, लेकिन अगर वो इतना जोखिम भरा है कि आप रात को सो नहीं पा रहे, हाँ, या बाजार जरा सा गिरने पर डर के मारे उसे छोड़ देंगे, तो वो आपके लिए तर्कसंगत यानी रीजनेबल नहीं है। बेहतर है ऐसा प्लान चुने जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें, भले ही वो कागज पर थोड़ा कम आकर्षक लगे। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर बने रहना है, पॉइंट 17। अच्छा, ये कैसे? पैसा कमा लेना एक बात है, उसे गंवाना नहीं, ये दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन उसे संभाल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जोखिम को नजरअंदाज किया, गलतियों की गुंजाइश नहीं रखी, या फिर वो लालच में पड़ गए। टिके रहना ही असली जीत है, सर्वाइवल जरूरी है। ये सारी बातें तो भविष्य की प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और लंबा सोचने पर जोर देती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें आज में जीना भूल जाना चाहिए? नोट्स में एक पॉइंट 10 पैसे को एंजॉय करने की बात भी करता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी संतुलन है। देखिए, पैसा सिर्फ भविष्य की सुरक्षा के लिए नहीं है, उसका एक मकसद आज की जिंदगी को बेहतर बनाना भी है। सही बात है। अगर कोई सिर्फ पैसा बचाता ही रहे और कभी उसका आनंद ना ले तो उसका क्या फायदा? पैसा एक साधन है, अपने आप में मंजिल नहीं। इसका इस्तेमाल अनुभव हासिल करने, अपने शौक पूरे करने या जिनसे आप प्यार करते हैं उन पर खर्च करने के लिए भी होना चाहिए। ये सीधे तौर पर पैसे और खुशी के रिश्ते पॉइंट 18 से जुड़ता है।
रिसर्च बताती है कि एक हद तक पैसा खुशी जरूर बढ़ाता है। जब तक आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी ना हों या आप कर्ज के बोझ तले दबे हों, तब पैसा बहुत मायने रखता है। हाँ, तब तो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन एक सीमा के बाद और ज्यादा पैसा जरूरी नहीं कि और ज्यादा खुशी लाए। तब जिंदगी की दूसरी चीजें ज्यादा अहम हो जाती हैं, जैसे अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत, अपने काम में मकसद ढूंढना और जैसा हमने पहले कहा, अपने वक्त पर कंट्रोल होना। वो शायद सबसे ज्यादा खुशी देता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि पैसे का असली मकसद शायद ज्यादा चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल पाना है? वो आजादी कि हम चुन सके या हमें अपना समय कैसे और किसके साथ बिताना है? मेरे ख्याल से ये उन सबकों का एक बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष है। वो आजादी ही शायद सच्ची दौलत है। पैसा उस आजादी को पाने का एक जरिया बन सकता है, अगर हम उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। और क्योंकि ये दुनिया, अर्थव्यवस्था, बाजार सब कुछ बदलता रहता है, तो क्या कोई एक फिक्स फॉर्मूला है जो हमेशा काम करेगा, या हमें सीखते रहना होगा, जैसे पॉइंट 19 कहता है? कोई एक फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, इसीलिए लगातार सीखते रहना और बदलते हालात के हिसाब से ढलते जाना, यानी अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम्म। जो रणनीति आज काम कर रही है, हो सकता है कल ना करे। नई चीजें सीखनी होंगी, अपनी सोच को बदलना पड़ सकता है। और इसी सीखने में शायद अपनी भावनाओं को समझना भी शामिल है, जैसे वो डर और आत्मविश्वास वाली बात। हाँ, बिल्कुल। इसी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है अपनी भावनाओं के स्पेक्ट्रम को समझना, खासकर डर और आत्मविश्वास। बहुत ज्यादा डर हमें अच्छे मौकों का फायदा उठाने से रोक सकता है, हाँ, डर के मारे हम कुछ करेंगे ही नहीं। और वहीं जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, हमें बड़े जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। तो बीच का रास्ता क्या है? एक संतुलित नजरिया, जिसे शायद विवेकपूर्ण आशावाद कह सकते हैं, यानी उम्मीद रखना कि चीजें अच्छी होंगी, लेकिन साथ ही एक तैयारी भी रखना कि वो बिगड़ भी सकती हैं। न बहुत ज्यादा डग, न बहुत ज्यादा भरोसा। कमाल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सार यही निकलता है कि पैसा संभालना असल में खुद को संभालना है। हाँ, बिल्कुल। ये गणित या अर्थशास्त्र से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। हमारी आदतें, हमारा डर, हमारा लालच, हमारा धैर्य, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम पैसे के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि सच्ची वित्तीय सेहत सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नाम नहीं है। ये एक अनुशासन, जोखिम की समझ, धैर्य और लंबी सोच के जरिए मन की शांति और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने के बारे में। ये पैसों को देखने का एक ज्यादा मानवीय और कह सकते हैं टिकाऊ तरीका है। अंत में एक सवाल जो अक्सर उठता है और जिसका जिक्र स्रोत में भी था, कितना पैसा पर्याप्त है? हाँ, ये $1 मिलियन सवाल है शायद। लेकिन इसका जवाब